बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अपनी इस क्लास में हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आजकल कंसंट्रेट कर रहे हैं। हमने तकरीबन पुरानी हिस्ट्री सारी सब कॉन्टिनेंट की पढ़ ली और पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ते हुए फिर हम कोशिश कर रहे थे कि हम थोड़े से स्पेसिफिक अदवार में जाएं, ख़ास तौर से जो बहुत ज़्यादा या तो मशहूर हुए या कंट्रोवर्शियल हुए या ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत से लोगों को सही तरीके से मालूम नहीं है। तो इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने अय्यूब खान के ऊपर जिक्र किया था। अय्यूब खान की थोड़ी सी डिटेल हिस्ट्री में गए थे। नोमान ने उसकी प्रेजेंटेशन तैयार की थी और उसने फिर उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया था। फिर हमारे सवाल जवाब का सेशन हुआ था। आज जो है हम याहिया खान के बारे में जिक्र करेंगे और याहिया खान जो है वो इवन दो के एक पॉजिटिवली उसकी बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं, लेकिन ये कि हम हकीकत जानेंगे और देखेंगे कि अय्यूब खान के बाद जब याहिया खान आए तो क्या सूरत हाल थी और किस तरह से जो बांग्लादेश का वाक़या हुआ, ढाका फॉल हुआ और पार्टीशन, मज़ीद एक पार्टीशन हो गया विद इन पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का और बांग्लादेश बन गया। तो उसका हम जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। और फिर आज की जो मेन प्रेजेंटेशन तैयार की है वो जमशेद ने की है, तो अभी थोड़ी देर में जमशेद फिर अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों को ये पाकिस्तान और इंडिया का नक्शा, पार्टीशन, ये सब कुछ पता है। ये ईस्ट, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और फिर ये पूरा इंडिया। तो आज जो हम खास तौर से बात करेंगे उस दौर की कि जब ये जो ईस्ट पाकिस्तान था ये भी पाकिस्तान से कट गया, यानी कि अब इसका भी समझिए एक डिफरेंट कलर आ जाएगा। अभी तो ग्रीन और ग्रीन था। तो ये एक बहुत ही सैड इवेंट था सबके लिए। एक बिल्कुल दिल जिसे कहना चाहिए कि बहुत अरसे तक टूटा रहा पाकिस्तानियों का। लेकिन इसके हालात क्यों पैदा हुए और किस किस को आप इसका जिम्मेदार ठहराएंगे, वो सब चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम आज डिस्कस करेंगे। पिछली स्लाइड्स तक हमने 1996 से 2023 तक, विच इज़ करंट टाइम, इस वक्त तक हमने एक टाइमलाइन को स्टडी किया था। और उस टाइमलाइन को स्टडी करके ये फ़ायदा हुआ था कि हमें एक ओवरव्यू मिल गया था कि पाकिस्तान बनने के बाद से और फिर ख़ास तौर से रीसेंट जो हिस्ट्री थी उसमें क्या-क्या हुआ था। तो आज याह्या खान जिसका दौर 69 से 71 तक रहा और ये मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ कि किस तरह से कौन-कौन आर्मी जनरल्स आए। तो ये अय्यूब खान आए थे, फिर इसके शायद टेम्पररी कोई और थे, फिर ये याह्या खान है और इसकी फिर हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। हमने ये भी पढ़ा था कि शुरू के जो 2 आर्मी जनरल थे हमारे पाकिस्तान आर्मी के, वो फ्रैंक मैसरवी और डगलस ग्रेसी थे। इनको स्टडी किया था। लास्ट टाइम हमने अय्यूब खान को स्टडी किया था और हमने देखा था कि अय्यूब खान कौन थे और किस तरह से उन्होंने हुकूमत संभाली। जनरल मोहम्मद याह्या खान जो हैं ये अभी जमशेद इसमें डिटेल में जाएंगे, लेकिन वेरी ब्रीफली कि 1969 से 71 तक का इनका दौर रहा और इनका कैरियर जो है काफ़ी पुराना था, यानी कि मिलिट्री में काफ़ी अरसे से थे और ब्रिटिश आर्मी के अंडर थे, तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो असरात भी होते हैं। और ये जो जब इन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया था तो ये बहुत ही टर्बुलेंट पीरियड था पाकिस्तान हिस्ट्री का और इनके ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस थे जिसमें पॉलिटिकल अनरेस्ट भी था। ईस्ट पाकिस्तान का इशू बहुत बड़ा बन के सामने आ रहा था क्योंकि इलेक्शंस के रिजल्ट्स की वजह से, और फिर इवेंचुअली जो 1971 में बांग्लादेश बन गया और फिर ये जो डिफीट हुई थी इस वॉर में, याह्या खान ने रिजाइन कर दिया और दिसंबर 20 1971 में, और पावर जो है जुल्फिकार अली भुट्टो को दे दी थी। और फिर ये जो फर्स्ट सिविलियन प्रेसिडेंट जो था वो जुल्फिकार अली भुट्टो थे। याह्या खान के रेजिग्नेशन के बाद वो चुपचाप अपनी लाइफ कहीं गुजारते रहे और फिर 1980 में उनका इंतकाल हो गया। इनकी जो प्रेसिडेंसी थी ये कंट्रोवर्शियल रही, वो डिबेटेड रही, वाइडली डिबेटेड रही और आज इसके ऊपर हम भी थोड़ी सी डिबेट करेंगे। तो अब इंशाल्लाह जमशेद, इफ यू कैन टेक ओवर फ्रॉम हियर, मैं तुम्हें होस्ट बना दूं ताकि तुम वो कर सको। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चलो खैर, मैं तुम्हारे लिए फिर एक सेकंड स्लाइड्स
मतलब आप उसको फ्लाइट फॉरवर्ड कर दीजिएगा मैं फॉरवर्ड पोस्ट कर में। दूंगा, ठीक है, गो अहेड इंशाल्लाह। जी जी जी। बिस्मिल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सबको। आज का जो ये टॉपिक है याह्या खान का, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी सीखी इसको पढ़ते हुए, और बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए भी नई थी। तो अगर जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया, अगर आप देखें तो याह्या खान का दौर बहुत छोटा सा दौर है। आई मीन कंपेयर टू अयूब खान, या फिर ज़िया-उल-हक या मुशर्रफ, किसी भी अगर डिक्टेटर को देखें तो उनके मुकाबले में याह्या खान का दौर बहुत ही छोटा सा, लाइक 1969 टू 71, लाइक टोटली 3 साल का ये दौर है। लेकिन जितने बड़े मेजर इवेंट्स इस दौर में हुए, ये या ये कह सकते हैं कि जितना बड़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेजर पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट हुआ था, वो इस दौर में हुआ है नेगेटिवली। वो शायद और किसी दौर में मेरे ख्याल से नहीं हुआ इतना ज़्यादा। तो थोड़ा सा इनिशियली याह्या खान के बारे में, कि याह्या खान की पैदाइश और बाकी सब चीज़ें। तो हम पहले थोड़ा सा याह्या खान के बारे में देख लेते हैं कि याह्या खान की जो पैदाइश थी वो 4 फरवरी 1917 को चकवाल में हुई थी, जो कि उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, पंजाब का। और जो याह्या खान की डेथ है वो हुई थी 1980 में, अगस्त 10 को। यानी अगर आप थोड़ा सा सोचें तो 1971 में याह्या खान का दौर खत्म हो गया था, उसके तकरीबन 9 साल बाद याह्या खान की डेथ हुई थी रावलपिंडी, पाकिस्तान, पंजाब में। और याह्या खान जो है वो 5वें कमांडर इन चीफ, यानी 5वें आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के। इनसे पहले 3 आर्मी चीफ ऑलरेडी रह चुके थे, ये 5वें थे। सॉरी, 4 रह चुके थे, ये 5वें थे। साथ में जो है तीसरे प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। तो आर्मी चीफ जो थे, वो इनका दौर थोड़ा सा लंबा रहा है कंपैरेटिवली, लाइक 1966 से 1971। लेकिन जो प्रेसिडेंसी इनको मिली थी, पूरी जो फुल पावर थी, वो 1969 टू 1971 थी। याह्या खान ने जो मैंने पढ़ा है कि 2 शादियां याह्या खान की थी, जिसमें से एक अकलीम खान थी, जो जिनसे शादी मेरा ख्याल है कि तो टोटल 4-5 साल रही। और दूसरी शादी जो थी वो याह्या खान की बहुत ही मशहूर पाकिस्तान की मलका तरन्नुम नूरजहां, जिनको सब जानते हैं, उनसे की थी। मुझे ये नहीं पता कि ये शादी कितने अरसे रही, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ही कम अरसे ये रही है, क्योंकि इसका जिक्र सिर्फ 1971 के उससे ही आता है। तो इसका मतलब है कि शायद एक आध साल ही शादी रही है, उसके बाद ये नहीं रही थी इनकी शादी। उसके अलावा याह्या खान ने जो है आर्मी जो ज्वाइन की थी, वो पाकिस्तान में नहीं की थी। आर्मी ज्वाइन की थी पाकिस्तान बनने से पहले से। याह्या खान ने जो है ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी सर्व किया है 1938 से 47 तक। तकरीबन ये जो 9 साल हैं, ये याह्या खान ने ब्रिटिश आर्मी के पार्ट के तौर पे सर्व किया था। एंड देन उसके बाद जब 1947 में पाकिस्तान बन गया, तो याह्या खान ने पाकिस्तान आर्मी को कंटिन्यू किया, और उसमें 1947 से 1971 तक सर्व किया। इसी दौरान जो है वो बहुत सारी जंगें भी हुई, मतलब जो इनके पूरे टर्म में, जिसमें जिक्र है वर्ल्ड वॉर 2 का। जो मेडिटेरेनियन थिएटर, कोई मेरे ख्याल से स्पेसिफिक रीजन था इस वर्ल्ड वॉर 2 का, जहाँ पर इनको असाइन किया था, और वहाँ पर इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया। दूसरी जो थी वो, जब ये आर्मी की टॉप लीडरशिप में हुआ करते थे, जो 1965-65 की जो जंग थी, उसमें जो था याह्या खान ने हिस्सा लिया था, वो चविंदा, जो बहुत मशहूर, अगर 1965 की जंग के बारे में हम पढ़ें तो चविंदा का मकाम बड़ा मशहूर है, जहाँ पर एक्टिवली बड़ी मेजर जंग का हिस्सा वहाँ पर हुआ था। और तीसरा जो था वो, याह्या खान ने अपनी जंग का जो हिस्सा देखा है, वो है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, या जिसको हम क्या नाम है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो इन एक्चुअल बांग्लादेश के अंदर हुई थी, लेकिन उसके बाद इंडो पाक भी वॉर हुई थी। तो ये ऑलमोस्ट कंटिन्यूएशन में ही थी तकरीबन। तो इसलिए ये दो तीसरी वॉर थी जो याह्या खान ने इसमें हिस्सा लिया। जो मेजर आज की चीज में, मतलब जो डिस्कशन हम करेंगे उसमें, याह्या खान का मार्शल लॉ का है, जो मार्शल लॉ डिक्लेयर किया था। उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर मार्श एक एक अयूब खान ने बनाया, याह्या खान ने बनाया था, जिसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या था। फिर जनरल इलेक्शन, बहुत मेजर इवेंट है 1970 का, जिसकी वजह से सिचुएशन खराब हुई, और जो हुआ सो हुआ, ढाका और बांग्लादेश का। फिर उसके अलावा जो है वो सिविल वॉर है, कि सिविल वॉर किस तरह से शुरू हुई थी ईस्ट पाकिस्तान में, और फिर देन इवेंचुअली जिसका रिजल्ट ये हुआ कि फॉल ऑफ ढाका हुआ। और फिर फाइनली याह्या खान ने रिजाइन कर दिया था। तो याह्या खान ने जो
आर्मी लीडरशिप जो जाहिया खान के हाथ में आई थी वो आई थी 1969 में, जब अयूब खान ने रिजाइन एक्चुअली जब अयूब खान ने रिजाइन किया था तो उस वक्त प्रेसिडेंसी मिली थी एक्चुअल, क्योंकि जब हमने देखा 1966 में आर्मी चीफ तो शायद बना दिया था, लेकिन मेरे ख्याल से जो प्रेसिडेंसी थी वो 1969 में मिली है जब अयूब खान ने रिजाइन किया था। याहिया खान ने जो है उस वक्त एज अ प्रेसिडेंट ऑफ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, ये दोनों रोल्स याहिया खान के पास थे। यानी अयूब खान ने भी मार्शल लॉ लगाया था, राइट? अयूब खान ने भी मार्शल लॉ लगाया था भाई, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अयूब खान ने भी तो राइट, मार्शल लॉ लगा के तो राइट। आया था। हाँ, अयूब खान, तो राइट। अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा के उसको सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म किया था कुछ थोड़ा बहुत सिविलियन फॉर्म में जो प्रेसिडेंसी ली थी, एंड देन उसके बाद याहिया खान ने उसको कंटिन्यू किया। और याहिया खान ने भी अपने जो रोल असाइन किया था अपने आप को, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था और एज अ प्रेसिडेंट। दूसरा, साथ में ही याहिया खान ने क्या किया कि जो 1962 का आइन बना हुआ था उस आइन को खत्म कर दिया। और उस आइन को खत्म करने के बाद जो जो डेमोक्रेटिकली जो आपके राइट्स थे लोगों के, वो सब खत्म हो गए साथ में। तो जब ये लीगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खत्म हो गई, जब टोटली जो है वो आर्मी की हुकूमत थी, उस वक्त याहिया खान ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की जो कि थी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था वो अनाउंस हुआ था मार्च 28 1970 को, जिसका मकसद ये रखा गया था कि जो आर्मी के पास पावर है ये किस तरह से ट्रांसफर की जाए सिविलियन गवर्नमेंट को। एक एक पीसफुल प्रोसेस का एक नाम दिया गया था जिसका नाम था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अब लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो था उसमें चंद बेसिक चीजें उन्होंने डिसाइड की थी कि हम ये सारी मतलब ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है वो सर्व करेगा आपकी चंद बेसिक पॉइंट्स पे। जैसे उसका मकसद ये है कि डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए पूरे मुल्क में, दोनों मतलब ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि उस वक्त दोनों पाकिस्तान का हिस्सा थे, तो सब जगह जनरल इलेक्शन होंगे। और उन इलेक्शन की लिए जो है वो 300 सीट्स उन्होंने असाइन की थी, जिनमें उन्होंने कहा था कि ये 300 सीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ साइज, आई थिंक सो, साइज एंड पॉपुलेशन, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, यानी जितनी जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उनको सीट्स असाइन की जाएंगी। और साथ में जो है एक कंडीशन ये भी थी कि जैसे ही ये लोग इलेक्ट होकर, जो नेशनल असेंबली के मेंबर इलेक्ट होकर आएंगे असेंबलीज में, उनका काम ये होगा कि आते ही सबसे पहले जो है वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और उसकी कंडीशन ये भी थी कि अगर 120 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाते या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में नाकाम रहते हैं तो ये असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, कंटिन्यूशन में ही रहेगी, डिसॉल्व में मतलब ये असेंबली की कोई वैल्यू नहीं होगी। और फाइनली जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, यानी ये नेशनल असेंबली के जो नए मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, तो उसको जो वैलिडेट करेगा, जो उसको कंफर्म करेगा, जो ऑथेंटिकेट करेगा, वो बेसिकली आपके खुद या खान है, यानी प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार होगा कि आया कि वो उसको एक्सेप्ट कर लें, या क्या इसको चेंज कर लो, या फिर उसको कम्प्लीटली रिफ्यूज कर दें। तो ये सारे इख्तियार या खान ने अपने पास रखे थे। अब इनिशियली जब इलेक्शन की, जब ये सारी चीजें डिसाइड हो गई, तो इनिशियली इलेक्शन की डेट डिसाइड की गई थी कि जी इलेक्शन जो है वो अक्टूबर 1970 में की जाएंगे। लेकिन हालात कुछ इस तरह के चल रहे थे कि जिसकी वजह से उसमें मजीद उसको डिले हो गया, और इलेक्शन जो था मजीद 2-3 महीने बाद जाके दिसंबर 1970 में इलेक्शन हो गए। अब जब ये इलेक्शन हुए हैं तो थोड़ा सा देखने की ये है कि पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में थोड़े तनाजात चल रहे थे कुछ। मुझे एग्जैक्टली डिटेल्स नहीं पता कि क्या तनाजात चल रहे थे, लेकिन मैंने यही पढ़ा था उसमें कि इनके बीच में कोई रिफ्ट थी, कोई तनाजात थे आपस में लोगों के या गवर्नमेंट के। मतलब बहुत मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं थे ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान दोनों के जब ये इलेक्शन हो रहे थे। तो अब अगर आप देखें तो ये 1970 के इलेक्शन का रिजल्ट है। तो अवामी लीग जो है वो बेसिकली आपकी वो है जो जिनकी गवर्नमेंट बांग्लादेश में थी, जिसमें आपके ये क्या नाम है, शेख मुजीबुर रहमान, और इन लोगों की पार्टी जो थी उसका नाम था अवामी लीग। और वेस्ट पाकिस्तान की साइड पे जो थी वो आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, जिसके सरबराह जुल्फिकार अली भुट्टो थे। और उसके अलावा फिर दोनों साइड्स पे जो थे वो आजाद कैंडिडेट्स जो थे वो भी थे। तो जब इलेक्शन हुए
तो अगर आप देखें तो अवामी लीग जो है उसको 160 सीटें मिली थी ईस्ट पाकिस्तान में, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में इनकी कोई सीट नहीं थी। इसका मतलब इनकी यहाँ कोई प्रेजेंस नहीं थी। सेम लाइक अगर आप देखें पीपल्स पार्टी जो है उसको वेस्ट पाकिस्तान, जो कि आज का पाकिस्तान है, उसमें 81 सीटें मिली, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में उनकी कोई सीट नहीं थी। और फिर उसके बाद अगर आजाद दोनों तरफ से लगा लें तो उसके बाद जाके हमारे पास जो टोटल फिगर आ रही थी वो ये थी कि ईस्ट पाकिस्तान के पास टोटल 162 सीटें थी, जबकि वेस्ट पाकिस्तान के पास सब मिलाकर भी जो है 138 सीटें मिल रही थी। यानी 300 सीट्स में से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये था कि ईस्ट पाकिस्तान मेजोरिटी में था। अब जब इस तरह की सिचुएशन हुई तो रिजल्ट आ चुका था। फाइनली याहिया खान ने कहा कि जी अब नेशनल असेंबली की इनॉग्रेशन होगी और 3 मार्च 1971 को जो है वो हम असेंबली को स्टार्ट करेंगे और उसकी इनॉग्रेशन होगी। लेकिन क्योंकि जो सिचुएशन थी वो उसके बरक्स थी, यानी पीपल्स पार्टी हार चुकी थी और वो अपनी हार को तस्लीम नहीं कर रहे थे, तो भुट्टो ने जो है वो अपने जितने भी पार्टी के लोग थे उनको सबको धमकी लगाई कि अगर कोई भी पार्टी का आदमी इस असेंबली के सेशन को ज्वाइन करता है या अटेंड करता है, तो उसने कहा कि मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा अगर किसी ने ये असेंबली को ज्वाइन किया है, इसका सेशन अटेंड किया। तो बहुत ज्यादा एक लोगों में खौफ था और लोग जो थे वो मतलब देख रहे थे कि सिचुएशन क्या हो रही है, कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक तरह से उस इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया था और एक तरह की वो ये भी कह सकते हैं मेरे ख्याल से कि बगावत थी कि जी हम आप नहीं मानते इस उसको। तो इस सिलसिले में बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो चुका था, क्योंकि आपके पास दो पार्टीज हैं, एक पार्टी जो है वो जीत चुकी, दुहारने वाली पार्टी मान नहीं रही है। तो इस केस में जो था वो प्रेशर बहुत बिल्ड हो गया था कि इसमें क्या किया जाए। तो याहिया खान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो याहिया खान ने क्या किया कि ये जो सेशन जो इनिशियली रखा गया था नेशनल असेंबली के लिए, इसको पोस्टपोन कर दिया और आगे बढ़ा दिया कि जब हालात थोड़े बेहतर होते हैं तो हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसी दौरान में किसी तरह से ये हुआ कि मार्च 15 से 22 के दरमियान जो है शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फिकार अली भुट्टो की एक मीटिंग हुई ढाका में, और इनके आपस में मुज़ाकरात हुए कि हम इस मसले को कैसे सुलझा सकते हैं। लेकिन उसका कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। आखिर में जो है वो उनके जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम रहे और फाइनली वहां से भी नाउमीदी हुई। अब इसके बाद जो सिचुएशन थी वो यही थी कि ऑफ कोर्स कोई फैसला हो नहीं पा रहा था, कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा था। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान क्योंकि जीत चुका था तो मुजीब रहमान का दावा था कि जी हुकूमत हमें दी जाए, क्योंकि हम जीत चुके हैं तो हुकूमत हमारी बनती है, हमें हुकूमत दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ से उस चीज को कोई सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। अब जब ये सिचुएशन थी तो ईस्ट पाकिस्तान में इसके खिलाफ मुजाहरे होना शुरू हो गए। लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है, कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम जीत गए और उसके बावजूद हमें नहीं हो रहा। और उसकी काफी झलक आज भी हमें नजर आ रही है पीटीआई की शक्ल में, कि जहां पर चीजें दूसरी तरफ जीत रही हैं, लोगों को किसी की कोई सुन नहीं रहा। एग्जैक्टली आई थिंक सिमिलर सिचुएशन उस वक्त भी थी। तो ईस्ट पाकिस्तान में मुजाहरे होना शुरू हो गए, वहां पर स्ट्राइक्स होना शुरू हो गई। और आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन ये बिल्ड हो चुकी थी कि जो फेडरल गवर्नमेंट थी, यानी याहिया खान की जो गवर्नमेंट थी, उसके हाथ से ईस्ट पाकिस्तान छूट रहा था। क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में लोगों को जब उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे तो लोग उस ज्यादती के खिलाफ खड़े हो गए थे और लड़ झगड़ रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट की सुनी नहीं जा रही थी। इसी उसमें जो था, आहिस्ता आहिस्ता जब ये सिचुएशन बिल्ड हुई है, तो जो अक्सर हम नाम सुनते हैं मुक्ति बानी, आपस की बात है, मैं पहले समझता शायद मुक्ति बानी कोई किसी का नाम है लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मुक्ति बानी तो बेसिकली एक मतलब किसी शख्स का नाम नहीं है, किसी उसका औरत का नाम नहीं है। इन एक्चुअल मुक्ति बानी जो थी एक एक क्या नाम है, फोर्स बनाई गई थी। और ये फोर्स जो थी इसका नाम जो था मुक्ति बाहिनी या लिबरेशन आर्मी था। और ये जो थी वो मिल के बनी थी, यानी जो ईस्ट पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस थी वो और जो वहाँ के सिविलियंस थे, इन दोनों को मिलाकर ये फोर्स बनाई गई थी, ताकि ये सब मिलके जो है, यानी एक तरह की बगावत थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ सकें या फिर उस आर्मी के खिलाफ लड़ सकें जो कि इन एक्चुअली वेस्ट पाकिस्तान में रूल कर रही थी। अ, इस पूरी जो पॉलिटिकल सिचुएशन बन चुकी थी, सबको नजर आ रहा था कि सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है ऑन ग्राउंड पे। ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अब बगावत की शक्ल ले चुका है और वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हो गया है। जब ये सिचुएशन थी तो यकीनन
इंडिया, जो कि शुरू से कभी इस पार्टीशन को जिसने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, अगर हम देखें हिस्ट्री उठा के, तो इंडिया ने हर मुख्तलिफ मुकाम पे, हर मुख्तलिफ जगह पे वो काम की जिससे पाकिस्तान को किसी न तरह नुकसान हो सके। तो ये तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ पर जो है वेस्ट पाकिस्तान जो है वो तैयार था बगावत के लिए। तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने अपनी सारी सपोर्ट ईस्ट पाकिस्तान को देना शुरू कर दी, जिसमें उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उनको मिलिट्री वाइज सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो थी वो हर तरह से इनको देना शुरू कर दी ईस्ट पाकिस्तान को। तो इस तरह से ईस्ट पाकिस्तान को एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल गया, क्योंकि अगर हम नक्शे पे जो उन्होंने दिखाया है कि वेस्ट पाकिस्तान बिल्कुल एक दूसरा कोना है, और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो तो दूसरा कोना है, और बीच में आपके पास इंडिया आ रहा था। तो उनके तो एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल गया कि एक बड़ी पावर को सपोर्ट कर रही है। जब आपको एक तरफ से मतलब आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है और आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है, और अगर आपके साथ आपका दुश्मन खड़ा हो जाए, तो होता यही कि तकलीफ परेशानी में वो भी आपको आपका मसीहा लगना शुरू होता है, और वो यही काम उन्होंने किया था। इंडिया के फेवर में जाए थे सिचुएशन के, पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने उस वक्त पूरी तरह से ईस्ट पाकिस्तान को इसमें सपोर्ट किया। अब इस पूरे उसमें और मैंने पीछे मेंशन भी किया है कि एक और क्या नाम है, यही जो, हाँ एग्जैक्टली यहीं पर है, सॉरी, कि ये जो सारी सिचुएशन थी, यही वजह बनी थी बेसिकली 1971 की वॉर की भी, कि वेस्ट पाकिस्तान यानी पाकिस्तान देख रहा था कि किस तरह से इंडिया की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इंडिया हमारे खिलाफ एक्ट कर रहा है। और इसी की वजह से जो है ना, पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन बाद में किया था जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन चंगेज खान। और ये ऑपरेशन यही था कि जिसमें पाकिस्तान एयर फोर्स और लैंड फोर्स जो थी, दोनों को जो है ना उसमें इन्वॉल्व किया गया था कि इस तरह से वो इंडिया पे अटैक करेंगे। और इंडियन एयर फोर्स की जो वेस्ट साइड पे सारी जो आपकी वेस्ट साइड पे भी, आई डोंट नो अबाउट ईस्ट की साइड पे उन्होंने प्लान किया था, लेकिन वेस्ट साइड की बहुत सारी पोजीशंस को उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि हम इंडियन एयर फोर्स को यहाँ पर जाके हमला करेंगे और इनको कमजोर करेंगे। लेकिन बहरहाल खैर उसका बहुत ज्यादा मैंने यहाँ पर जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो 1971 की वॉर के उसमें मेरे ख्याल से इसके बारे में डिटेल्स नहीं। तो उसके बाद हुआ सिलसिला ये कि जब ये सारी रिफ्ट पैदा हो गई, आपस में तनाज़ात चल रहे थे, तो बांग्लादेश ने अपने आप को ये अनाउंस कर दिया 1971 में मार्च 26 को अनाउंस कर दिया कि जी हम आज़ाद हैं पाकिस्तान से, अब हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इस तरह की जब सिचुएशन बिल्ड होना शुरू हुई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की थी उसको अपनी पावर वहां पर मेंटेन करनी थी, और उन्होंने किसी तरह से कंट्रोल हासिल करना था। तो उन्होंने क्या किया कि आर्मी ने इस पाकिस्तान में क्रैकडाउन कर दिया, हमला कर दिया वहां पर जाकर। और वहाँ की जो अवामी मुस्लिम लीग की लीडरशिप थी उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया, और उसमें बेतहाशा उनके जो लीडरान थे उनको अरेस्ट किया गया, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को भी वहां पर अरेस्ट कर लिया गया। अब इस पूरे उसमें जो है वो जहां तक मैंने पढ़ा है कि बहुत ज्यादा जुल्म हुए थे। यानी जो पाकिस्तान आर्मी है उसके लिए कहा जाता है कि उसने वहाँ बहुत जुल्म किए थे आम आवाम के साथ भी, क्योंकि आवाम की सपोर्ट जो थी वो अपनी गवर्नमेंट के साथ थी, यानी अवामी मुस्लिम लीग के साथ थी। और वो यकीनन अब इस स्टेज पे आ चुके थे कि वो बिल्कुल ही नाउमीद हो चुके थे वेस्ट पाकिस्तान से, तो उनकी सारी सपोर्ट ईस्ट पाकिस्तान के लिए थी। तो जो बंगाली थे, जिनको हम बांग्लादेशी कहते हैं, बंगाली कहते हैं, उनकी सारी सपोर्ट जब मुजीबर रहमान के साथ थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब अटैक किया तो बहुत ज्यादा जुल्म किए। जहां तक मैंने पढ़ा है कि मतलब जिस तरह की कत्लो गारत की गई, या जो औरतों के साथ सलूक किया गया, वो इंतहाई मतलब बुरा था, और मतलब इसको बयान नहीं किया जा सकता, जो कि शायद हम किसी गैर मुस्लिमों से उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस तरह का जुल्म बर्बरियत उस वक्त उन्होंने कायम की थी वहां पर। ये 1 सेकेंड। ओके, सो नवंबर 21 1971 को जो है, ये अटैच नहीं है, आई थिंक ये अटैक होना चाहिए, कि इंडिया ने जो है बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान को जो है, ईस्ट पाकिस्तान पे अटैक किया था मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस वहां पर आ गई थी, और वहां पर जुल्म बर्बरियत हो रही थी। तो इंडिया ने बेसिकली वहां पर जाकर इनको सपोर्ट किया था, क्योंकि बांग्लादेश कह चुका था कि हम आज़ाद हैं, तो टेक्निकली जो है वो
इनके साथ थे। अच्छा, इसी दौर में एक और चीज हुई थी जो मैंने शायद यहाँ एक्सप्लेन नहीं की है, कि जब पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात खराब होने शुरू हुए थे, इन्हीं दौरान में इंडिया ने क्या किया था कि एक पैक्ट साइन किया था सोवियत यूनियन के साथ। और सोवियत यूनियन के साथ ये ट्रीटी साइन हुई थी कि वो जिनमें और भी सारी चीजें थी, लेकिन ये भी था कि अगर कोई आपके मुल्क पे अटैक करता है तो हम एक दूसरे के लिए खड़े होंगे। तो इस तरह का एक डिफेंस का ट्रीटी साइन हुई थी सोवियत के लिए, तो सोवियत के साथ। तो इंडिया ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग साइड पे था, और जो अमेरिका, यूरोप और दूसरे ममालिक थे, उन्होंने भी उस वक्त साथ देना, मतलब वो भी पीछे हट गए। वो भी, उन्होंने, उनको पता था कि यहाँ पर अगर मजीद जंग या वो होगी तो सोवियत स्ट्रांग होगा, और वो नहीं चाहते थे कि इस वक्त यहाँ पर सोवियत स्ट्रांग हो। तो इस वक्त उन्होंने इसको मैदान जंग नहीं बनाना चाहा, और अमेरिका, वेस्ट और जितने भी स्ट्रांग पावर्स थी वो सब पीछे हट गए इससे। तो इंडिया ने भरपूर तरीके से इस पाकिस्तान में उस वक्त वहां पर मतलब मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट किया। और ना सिर्फ वहां बल्कि उसके साथ साथ जो है वो, क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल एक जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, तो वेस्ट पाकिस्तान में भी, यानी इंडिया जो था वो ईस्ट पाकिस्तान की तरफ भी लड़ रहा था जो कि बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए था, लेकिन साथ में वेस्ट पाकिस्तान बॉर्डर पे भी वो जंग चल रही थी। जहां तक मैंने पढ़ा कि ये उस वक्त एक्टिवली वॉर अनाउंस नहीं हुई थी, मतलब इन्होंने शुरू में अनाउंस नहीं किया था, लेकिन जब जिस वक्त पाकिस्तान की तरफ से अटैक होना शुरू हुआ वेस्ट साइड पे, तो उस वक्त रात में जो है इंदिरा गांधी ने फिर जाके फाइनली अपने रेडियो पे जाके अनाउंस किया था, और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी पूरे मुल्क में। और इसी उसमें, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो वेस्ट साइड पे, अच्छा, और भी चंद ऐसी चीजें हैं कि जैसे 1971 की वॉर में जो है पाकिस्तान की दो मेजर बटालियंस जो थी वो वेस्ट साइड पे काफी आगे चली गई थी, और उन्होंने काफी मतलब एक्टिव पोजीशन आगे, आई थिंक, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली गई, लेकिन वो एक्टिव पोजीशन में थी और काफी स्ट्रांग थी कि वो जाकर आगे की पोजीशंस इंडिया की जो है ना वो कैप्चर कर सकते थे, क्योंकि बहुत अच्छी पोजीशन में थे। ऑल्दो के कहते हैं कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स थी वो काफी हद तक नाकाम रही थी, वो इतना अच्छा अटैक या इतना अच्छा प्लान इम्प्लीमेंट नहीं कर सके थे जो एयरफोर्स की तरफ से अटैक हुआ था। लेकिन जो ग्राउंड आर्मी थी वो काफी स्ट्रांग थी, लेकिन फॉर सम रीजन, जो कि वो कहते हैं कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, जिसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पता कि क्यों, लेकिन याहिया खान ने जो था वो इस चीज को रोक दिया। मतलब इस जो ग्राउंड फोर्सेस थी उनको कहा गया कि आप जो है वो अपनी पोजीशंस को फ्रीज करें, और अभी आप अटैक ना करें। तो वो अटैक नहीं हुआ। आई थिंक इसमें जनरल टिक्का खान का भी काफी इन्वॉल्वमेंट थी, कि जो प्लान डिजाइन किया था उसमें जनरल टिक्का खान का बहुत ज्यादा हाथ था उसमें। तो एनीवेज, खैर, क्योंकि ईस्ट साइड पे अब पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे, वेस्ट पाकिस्तान अपना कंट्रोल खो चुका था, इंडियन फोर्सेस आ चुकी थी वहां पर, और मुक्ति बाहिनी जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी वहां पर। तो फाइनली जो पाकिस्तानी फोर्सेस थी, जो आर्म फोर्सेस थी, उन्होंने बांग्लादेश में जाके सरेंडर किया था। जो हम पढ़ते हैं कि पाकिस्तानी फौज ने, यानी दुनिया की ये हिस्ट्री का एक 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 अजीब सी कहानी है कि इतनी बड़ी फोर्स, यानी 93,000 लोग जो थे, उन्होंने जो है आर्मी के सोल्जर्स और जवान और ऑफिसर्स, उन सब ने सरेंडर किया था। और सरेंडर भी ऐसा किया था जिसमें कोई जंग करते हुए सरेंडर नहीं किया था, हथियार सामने डाल दिए गए थे, और बैठ के इंतहाई शर्मिंदगी के साथ उस ट्रीटी को साइन किया गया था, और अपनी हार को एक्सेप्ट किया गया था। तो इंडिया ने जब इन सबको कैप्चर किया, तो इन सबको जो है ना वो प्रिजनर ऑफ वॉर बना के इन सबको कैप्चर कर लिया गया था। और जब ये वाली सिचुएशन हुई तो ऑफ कोर्स जो मुक्ति बाहिनी थी वो अपना गोल अचीव कर चुकी थी, और बांग्लादेश जो है ना इसके बाद टोटली आज़ाद हो चुका था। तो जो लिबरेशन वॉर थी वो इस जगह पे ख़त्म हो गई इसके बाद। ये चंद तस्वीर हैं। वैसे तो काफ़ी सारी भी हैं, वीडियोस भी हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं कि किस तरह हुआ था, लेकिन ये आर्मी के उस वक्त वहाँ के, आई डोंट नो क्या पोजीशन थी, अब नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ये जो साहब थे, आई थिंक ये मेजर जनरल या जनरल थे जो लीड कर रहे थे वहाँ पर। और इन साहब ने बैठ के, ये आप देख सकते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट साइन किए थे और ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था, और सरेंडर कर दिया था। तो जो पाकिस्तानी फौज थी उसने अपने सारे हथियार डाले थे, अपने सारे बैजेस उतार के दिए थे। उसके अलावा भी इनके साथ बहुत कुछ हुआ था, जो कि अब वो अगेन कंट्रोवर्शियल है, कुछ कंफर्म नहीं है क्या हुआ था, लेकिन कहते हैं कि इंडिया ने इन सबको जब अरेस्ट कर लिया था, तो जितने भी उस वक्त के प्रिजनर्स थे उनकी जो है ना वो कमर पे या कहीं पर जो है ना वो एक स्टैंप लगाए गए थे। मतलब जिस
का मकसद जो था ये बताना था कि सारे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स हैं, यानी जो क्या नाम है, हॉट आयरन स्टैंप्स होते हैं, इस तरह की चीजें मोहर लगाई गई थी इन लोगों के ऊपर, जो बाद में वल्लाह वालम उसका मुझे बहुत डिटेल्स नहीं पता। लेकिन एनीवेज जब ये सिचुएशन हो गई, अब बांग्लादेश आज़ाद हो गया, और उसके बाद दिसंबर यानी ये सब नवंबर में उन्होंने मुकम्मल आज़ादी ले ली, और पाकिस्तान जो था वो टोटली ईस्ट पाकिस्तान खो चुका था। तो उसके बाद फाइनली यूएन में भुट्टो की एक तकरीर है जिसका मुझे इसमें मिला था कि भुट्टो ने वहां जाकर यूएन की तकरीर में कहा था कि मतलब क्या हुआ कि अगर ढाका हमारे हाथ से चला गया, और क्या हुआ, क्या होगा कि अगर हमारे साथ ईस्ट पाकिस्तान चला गया, और इवन अगर वेस्ट पाकिस्तान भी चला गया, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे और हम बेहतर पाकिस्तान बना लेंगे, और हम हमेशा लड़ते रहेंगे। तो इस तरह की तकरीर थी यूएन में, ये रजिस्टर्ड है, मतलब ये भुट्टो के बड़े खास जुमले उस वक्त के, जो कि ऑफिशियली रजिस्टर्ड है कि किस तरह भुट्टो ने वहां पर खड़े होकर तकरीर की थी। ये सारे जो इवेंट्स हुए उसके बाद फाइनली याहिया खान ने जो है वो दिसंबर 20 1971 को रिजाइन कर दिया था, क्योंकि जो सिचुएशन थी उसके बाद आई थिंक हालात अच्छे नहीं थे, और याहिया खान ने फाइनली बेहतर समझा कि इसको रिजाइन कर दिया जाए और पावर ट्रांसफर कर दी जाए। तो उस वक्त जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये पावर जो थी जुल्फिकार अली भुट्टो को ट्रांसफर हुई थी, और जुल्फिकार अली भुट्टो जो है उसको 3 पोजीशंस मिली थी, जिसमें प्रेसिडेंट, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब ये मेरे लिए एक अजीब सी बात थी कि मतलब एक सिविलियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे बन सकता है, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा कि ये तीनों पोजीशंस जुल्फिकार अली भुट्टो को ट्रांसफर हुई थी उस वक्त। और ये वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान साइड पे था। ईस्ट पाकिस्तान जो था वहां पर वहां की जो गवर्नमेंट बनी उसने शेख मुजीबुर रहमान को जो है वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था वहां पर। अच्छा, ये थोड़े से कुछ डिफरेंट ओपिनियंस हैं इस पूरी वॉर के बारे में कि आखिर में हुआ क्या था, मतलब कितने लोग मरे, क्या हुआ, तो उसकी डिफरेंट फिगर्स हैं। जो ब्रिटिश मेडिकल एक कोई एसोसिएशन इन 2008 में इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी, और उनके मुताबिक कि तकरीबन 269,000 सिविलियंस सिविलियंस जो थे उनकी इस पूरे इंसिडेंट्स में डेथ हुई थी, यानी इतने ज्यादा लोग मरे थे, तकरीबन करीब 2.25 लाख लोग। एक और यूनिवर्सिटी है उपसाला यूनिवर्सिटी, आई थिंक ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आई थिंक ये आई डोंट नो ये कहाँ की, बट ये दो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उपसाला यूनिवर्सिटी और ये पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो। इन इनके मुताबिक जो है तकरीबन 58,000 लोगों की डेथ हुई थी इस पूरे जो इंसिडेंट्स हैं। जो इंडिया की रिपोर्ट, जैसे पाकिस्तान में भी एक रिपोर्ट, इंडिया में एक ऑफिशियल रिपोर्ट ली गई, सिराजुल रहमान रिपोर्ट, जिसमें बताया गया तकरीबन 3 लाख लोगों की डेथ हुई है इस पूरे ईस्ट पाकिस्तान की वॉर में। जबकि पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर रिपोर्ट है, इसका नाम है हमूद और रहमान रिपोर्ट, जो हम अक्सर न्यूज में भी सुनते हैं कि हमूद और रहमान रिपोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि टोटल 26,000 लोग मरे थे, जो कि बहुत सारे लोग इससे एग्री नहीं करते कि ये बहुत ही कम नंबर बताया गया है इनके मुताबिक। एनीवेज इसके साथ ही जो बहुत सारी डिटेल्स मुख्तलिफ सोर्सेज से मिलती हैं वो यही थी कि पाकिस्तान ने कितना, यानी वेस्ट पाकिस्तान जो आज के पाकिस्तान की जो फौज थी, उसने किस किस्म का जुल्म और बर्बरियत किया था उस वक्त बंगाली लोगों के साथ, जो आम बंगाली थे, जो शहरी थे, उनके साथ कितना जुल्म किया गया। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं कि किस तरह से बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, बड़ों के साथ, हर एक के साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया गया था, बड़े बड़ा कत्ल वारत हुआ था उसमें वहां पर। और एक और जो चीज जो बहुत कम हम सुनते हैं इसके बारे में आप, कि जब ये सब हुआ था तो पाकिस्तानी फोर्सेस जो थी वो तो कैप्चर हो गई थी इंडिया के हाथों, और इवेंचुअली वहां से उनको रिलीज कर दिया गया था मेरे ख्याल से कुछ साल बाद। और यहाँ पर जो थे बहुत सारे बिहारी भी थे जो बांग्लादेश में रह रहे थे वहां पर। तो तकरीबन एक एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 7.5 लाख बिहारी जो थे वो बांग्लादेश में ही रह गए, और जो बाकी सारे वहां पर वेस्ट पाकिस्तान में जो सिविलियंस और आर्मी थे उनको वहां से निकाल लिया गया, लेकिन ये बिहारी वहीं रह गए। अब इनके साथ भी बड़ा जुल्म हुआ, क्योंकि ये बिहारी जब वहां से जब इतनी बड़ी तादाद में बिहारी वहां रह गए, तो ये तो पाकिस्तान समझ के वहां मूव हुए थे, लेकिन अब
बांग्लादेश ने यानी बंगालियों ने इनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। और इनकी जो वहाँ पर शहरियत या हैसियत कह लें, वो एक गुमनाम की सी है आज भी कहते हैं कि वहाँ पर बांग्लादेश में बेतहाशा इस तरह की कॉलोनीज बनी है, जहाँ पर बिहारियों की अलग सी एक एलियन कॉलोनीज बनाई गई हैं, जहाँ पर जिनकी कोई शहरियत नहीं होती, इनकी दूसरी तीसरी नस्ल वहाँ पैदा हो रही है, लेकिन इनकी कोई शहरियत नहीं होती, इनका कोई मतलब स्टेटस नहीं है वहाँ पर। तो ये इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ था। अभी आपने शायद कुछ अरसे पहले सुना हो, एक मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि बहुत मशहूर कोई जमात इस्लामी के शायद लीडर थे, वो भी मेरे ख्याल से बंगाली में से ही थे, जिनकी डेथ हुई थी। मुझे करेक्ट कर दे अगर मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन आई थिंक वो कोई बहुत ही रिलीजियस स्कॉलर भी थे, लेकिन जमात इस्लामी के मेंबर भी थे। और उनकी डेथ हुई थी, जो बहुत मशहूर हुआ था कि उन्होंने वहाँ बड़े जमानों जिंदगी गुजारी, फाइनली उनकी वही डेथ हो गई। तो ये उनकी ओवरऑल कुछ। उनकी मेरे ख्याल में तुम उसका बात कर रहे हो जिनको फांसी दी थी हसीना वाजिद ने। हाँ, फांसी दी थी, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, और राइट सिर्फ राइट राइट उनको नहीं राइट। बल्कि बहुत सारे जमात इस्लामी के लीडरान को, क्योंकि वो लोग थे जो चाहते थे कि पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान मिल के रहें। तो इंशाल्लाह लेकिन उसके अभी लिए वो मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं, वो भी बिहारी थे, राइट? हाँ, उसको हम डिस्कस करते हैं डिस्कशन सेशन में, इंशाल्लाह तुम ओके कंटिन्यू करो। ओके। तो वो उनका भी एक मतलब इंसिडेंट है जो मैंने पढ़ा था। अच्छा, मेरे ख्याल से इसके बाद अगली स्लाइड तो नहीं है, एक छोटी सी और चीज थी जो मैंने उस वक्त ऐड नहीं की थी, और आई थिंक ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी सबके लिए, कि राशिद मिनास के बारे में हम सब बहुत सुनते हैं कि राशिद मिनास ने जहाज गिरा दिया और ये हुआ था, और वो निशाने हैदर थे। आज मैं इत्तेफाक से बैठा हुआ भी कुछ सुन रहा था, तो उसमें राशिद मिनास का जिक्र हुआ कि मुझे हैरानगी हुई, मुझे नहीं पता था कि ये वाकया भी उसी दौर में ही हुआ है। यानी ये वाकया जो है वो 1971 में ही हुआ है, अगस्त 1971। तो अगर आप सोचें तो दिसंबर नवंबर 1971 में जो था वो क्या नाम है, ढाका फाइनल मतलब बांग्लादेश फाइनली डिक्लेयर हो गया था कि वो इंडिपेंडेंट है, और किस तरह से दिसंबर 1971 में जो है वो यहया खान ने अपना रिजाइन किया था। लेकिन तो ये जो वाकया है, ये राशिद मिनास का, ये भी इसी दौर में हुआ है, अगस्त 1971 में। तो इसकी कुछ तफसीलात में पढ़ रहा था कि राशिद मिन्हास जो थे वो एक यंग पायलट थे, और इन एक्चुअल जो वो दूसरे शख्स के बारे में जो इतनी हमें मालूमात नहीं मिलती है, एटलीस्ट मुझे नहीं पता था, दूसरे शख्स का नाम था मुतीउर रहमान, जो उस जहाज को ले जाना चाह रहा था। और मुतीउर रहमान एक सीनियर पायलट था। तो मुतीउर रहमान जो है, जहाँ उसमें हुआ कुछ इस तरह से जो मैंने पढ़ा, कि मोतियुर रहमान और जो बंगाली पायलट्स थे ना, बहुत यानी कराची मसरूर बेस पे, यानी एयरफोर्स में ओवरऑल काफी सारे बंगाली थे, जिसमें क्योंकि एयरफोर्स का बहुत बड़ा मेजर एरिया जो है वो कराची मसरूर बेस, और दूसरी जो एक और है, वहां पर काफी बड़ा इनकी प्रेजेंस है एयरफोर्स की। तो वहां पर कुछ इनकी जब से ये रिफ्ट शुरू हो गई थी बांग्ला ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में, तो कहते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑलरेडी जो है ना इनको वॉच कर रहे थे, जो बंगाली थे, और उनको पता था कि हमें मतलब ऑब्जर्व किया जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल सिचुएशन। अब बीच में कहते हैं कि उनकी आपस में जो थे वो बंगालियों की शुरू हो गई थी, किस तरह से हम बगावत करने की प्लानिंग्स हो रही थी ऑलरेडी। तो इसी उसमें जो है वो मोतियुर रहमान ने जो है वो एक क्या नाम है, एक इस प्लान पे काम किया था, जिसको कहते हैं कि कोड ब्लू बर्ड मिशन, ये कोड रखा गया था उसका, जिसका मकसद ये था कि कहाँ से यहाँ से जहाज ले जाए जाएं, और पाकिस्तान से उनको इंडिया या वहां पर ले जाया जाए। पर इनिशियली कहते हैं कि प्लान ये था, जो कुछ बंगाली थे, कि हम 3-4 जहाज ले जाएं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वो पॉसिबल हो नहीं सकेगा, क्योंकि उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा था। और इस असना में क्या हुआ कि कहते हैं कि राशिद मिनास की एक टेस्ट फ्लाइट थी। तो राशिद मिनास को अपना प्लेन लेकर जो है ना वो टेस्ट फ्लाइट पे जाना था। तो इसी उसमें कहते हैं राशिद मिनास ने अपना वो नाश्ता किया, जो बताते हैं कराची मसरूर बेस पर, और उसके बाद जाके प्लेन में बैठे। प्लेन में बैठने के बाद जो है ना नीचे से ग्राउंड स्टाफ ने उनको क्लियरेंस दी, वहां से जो है ना उनको थम्स अप दिया कि आप क्लियर हैं, जाएं। जब वो
प्लेन निकलने ही वाला था कि इसी उसमें उन्होंने देखा कि मोतियुर रहमान जो है वो जहाज की तरफ आए। और मोतियुर रहमान ने आकर जो है ना, क्योंकि कॉकपिट उस वक्त तक ऑलरेडी खुला हुआ था, तो राशिद मनास को ये एहसास हुआ कि शायद ये कुछ बताने आ रहे हैं मुझे, मजीद शायद कोई इंस्ट्रक्शन है ग्राउंड स्टाफ की तरफ से। तो वो आए और जहाज में आकर बैठ गए। और जो मैंने उसमें सुना कि जहाज में बैठने के बाद मोतियुर रहमान के पास मतलब कॉकपिट में पीछे वाली पोजीशन खाली थी। और मोतियुर रहमान के ना है पास ना हेलमेट था ना वो प्रॉपर सूट था जो पायलट्स पहनते हैं। और मोतियुर रहमान ने आके जहाज में बैठ के, अब कहते ये हैं कि मोतियुर रहमान ने शायद जो है ना वो गन पॉइंट पे जो है वो कहा कि प्लेन लेके चलो। और प्लेन को जो है वो रनवे पे ही टर्न किया गया और प्लेन को टेक ऑफ किया गया। अब इसमें भी कुछ कंट्रोवर्सीज हैं कि बकौल कुछ एक्सपर्ट पायलट्स के कि राशिद बनास के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे उस वक्त भी प्लेन को रोकने के, लेकिन प्लेन को शायद नहीं रोका गया और प्लेन टेक ऑफ कर गया। जब प्लेन टेक ऑफ किया तो राशिद मनास ने जो है वो ग्राउंड स्टाफ को या कंट्रोल टावर को सिग्नल सेंड कर दिया था कि प्लेन हाईजैक हो गया है। अब राशिद मनास एक नए पायलट थे, कोई सीनियर पायलट नहीं थे। तो उस वक्त मोती और रहमान और राशिद मनास के बीच में जो है ना, वो कंटिन्यूस बकौल उनके कि कंट्रोल टावर्स को डिफरेंट सिग्नल्स मिल रहे थे। इसका मतलब है कि कॉकपिट में झगड़ा चल रहा था दोनों पायलट्स का कि कंट्रोल कौन लेगा प्लेन का। तो इस झगड़े में जो था वो हुआ ये था कि जहाज जो था वो इंडिया की तरफ जा रहा था, लेकिन हुआ ये, कहते हैं कि कॉकपिट के ऊपर का जो कवर होता है वो कवर जो था वो फुली बंद नहीं था। और जब जहाज टेक ऑफ किया एयर प्रेशर की वजह से वो जो कवर था वो जाके उड़ा है और उड़ के टूट के और पीछे जाके जो टेल होती है प्लेन की उससे टकराया, उसकी टेल टूट गया। उसके बाद जहाज अनकंट्रोल हो गया था। उसके बाद जाके कहते हैं कि जहाज जो था वो ठट्टा के पास जाके जहाज गिरा था। जिसके बाद कहते हैं कि राशिद मिनास की जो डेथ हुई थी वो प्लेन के अंदर हुई थी, जबकि मोती और रहमान की बॉडी जो थी वो प्लेन से बाहर मिली थी। और हुआ ये था कि मोती रहमान कहते हैं कि बहुत ही एक्सपर्ट पायलट था, तो उसने कोशिश की थी कि मैं जहाज को ऊपर ना लेके जाऊं, क्योंकि जब ये जहाज टेक ऑफ करके निकल गया था एयरफोर्स बेस से तो पीछे से और भी जहाज भेजे गए थे। लेकिन कहते ये हैं कि क्योंकि वो एक्सपर्ट पायलट था तो उसको पता था कि मैंने जो है वो जहाज की हाइट यानी फ्लाइट जो है वो बहुत हाई पे जाके नहीं करनी है, लो फ्लाई करना है। क्योंकि लो फ्लाई में जो होता है आपके पास रडार्स होते हैं उसको कैच नहीं कर पाते लो फ्लाइट जोन को। तो इस तरह से जो है वो काफी हद तक ट्रैवल करके ठट्टा तक पहुंचा था और वहां जाके जो है इनका प्लेन गिरा। तो एयरफोर्स को इनिशियली नहीं पता चला कि क्या हुआ है, ये प्लेन हमारा कहाँ गया। उसके बाद फाइनली किसी लोकल पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट किया गया कि यहाँ पर एक प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। जब ये प्लेन क्रैश की रिपोर्ट पहुंची एयरफोर्स बेस को तो फिर उसके बाद उन्होंने वहां पर जाके इन्वेस्टिगेट किया, देन फाइनली फाइंड आउट किया कि वही हमारा जहाज है जो वहां से गिरा है। तो और दूसरी चीज एक और जो मोती और रहमान ने की थी वो ये कि अपने जो साथ के दोस्त अहबाब थे जो बंगाली थे उनसे ही कहा कि मेरे फैमिली को जो है वो कराची इंडियन कॉन्सुलेट में ले जाना। मैं यहाँ से ये करने जा रहा हूँ और ये मेरी फैमिली को वहां ले जाना, क्योंकि अगर वो इंडियन कॉन्सुलेट पहुंच गए तो फिर वो सेफ हो जाएंगे। आई थिंक वो जिस तरह की ट्रीटी है कि इवन अगर वो पाकिस्तान के अंदर हो लेकिन इंडियन कॉन्सुलेट जो है बेसिकली पार्ट ऑफ इंडिया है, तो उसमें आपकी फोर्स पाकिस्तान की कोई भी लॉ अप्लाई नहीं होता। तो वो वहां पर सेफ हो जाएंगे, वहां से उनको सेफ एग्जिट मिल जाएगा। तो इस तरह का प्लान था लेकिन वो एग्जीक्यूट हो ना सका। और फाइनली जो है वो दोनों की बॉडी निकाल दी गई वहां से जब ये प्लेन क्रैश हो गया। अम, हुआ ये कि शुरू में जो है मुतीउर रहमान की फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद जो है वो क्या नाम है एक आध महीना जेल रखा था अरेस्ट करके, देन उसके बाद उनको रिलीज कर दिया गया। मुतीउर रहमान को शुरू में कराची एयरफोर्स बेस के साथ कब्रिस्तान में तदफीन की गई। और क्या नाम है अगस्त में वही 1971 में ही ये तदफीन कर दी गई थी मुतीउर रहमान की बॉडी की जो बकाया थी वहां पर। और बाद में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि मोतियूर रहमान की जो बकाया जाते हैं वो हमें दे दीजिए। तो अब आप सोचें 1971 में इंसिडेंट हुआ था और फिर 2006 में, जो कि मुझे भी नहीं पता था कि 2006 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मोतियूर रहमान का जो जनाजा या जो भी बकाया जाती वो सारी जो थी वो बॉडी के वो उनको हैंड ओवर की थी आपकी बांग्लादेश गवर्नमेंट को। और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने जब वो मतलब वो जनाजा जब उनको मिला था उसके बाद पूरे एजाज के साथ यानी तमाम नेशनल एजाज के साथ मोती रहमान की बॉडी को वहाँ तदफीन किया गया। पूरे उनको जो वहाँ का नेशनल सबसे बड़ा अवार्ड है वो दिया गया।
और वहाँ का जो एक एयरपोर्ट है, जो एयरफोर्स बेस है, वो मोतियूर रहमान के नाम पे रखी गई। इसी तरह से पाकिस्तान में जो था वो राशिद महनास की जब रिपोर्ट यहया खान को मिली थी, तो यहया खान को बताया गया कि किस तरह से बहादुरी से जो है वो मतलब ये जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई थी यहया खान के पास, तो उसके में ये बताया गया किस तरह से राशिद महनाज ने लड़ते हुए बहादुरी से अपने जहाज को बचाया और यहीं पर खत्म कर लिया। तो उस पे याह्या खान ने कहा था कि मेरे ख्याल से इस बच्चे को जो है वो निशाने हैदर मिलना चाहिए। तो याह्या खान था बेसिकली इसने निशाने हैदर का वो राशिद नवाज को दिया था। तो ये एक एडिशनल एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने पढ़ी, इंटरेस्टिंग थी। बट एनीवेज, ये याह्या खान की टोटल ओवरऑल स्टोरी है। बाकी इंशाल्लाह डिस्कशन सेशन में सब आप बताएं उसके अलावा। जज़ाकल्ला जमशेद, वेरी वेरी गुड प्रेजेंटेशन। मैंने भी बहुत कुछ सीखा, बहुत सी डिटेल्स जो हैं वो इंसान की नज़रों के सामने से आके गुजर जाती हैं। तो इंशाल्लाह हम ये क्लास एंड करते हैं, लेकिन इसके फ़ौरन बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।